हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डू विद अस में। आज से हम लोग ने एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं आई दृष्टि, जिसके अंतर्गत हम लोग आई दृष्टि को कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल अफेयर्स। तो सबसे पहला टॉपिक है असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट्स, जिसमें कि पहला स्टेट्स है छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम। एमपी में 230 सीट्स हैं, जिसमें कि बीजेपी ने 163 सीट्स जीती और वहाँ के सीएम बने मोहन यादव, जो कि भोपाल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े। डिप्टी सीएम बनाए गए जगदीश दियोरिया, राजेंद्र शुक्ला ने। फिर स्पीकर बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। और राजस्थान में उसके बाद 200 सीट्स हैं, जिसमें कि 199 सीट पे इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने 115 सीट्स जीती और वहाँ के सीएम बने भजन लाल शर्मा। डिप्टी सीएम बनी दिव्या कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसमें कि बीजेपी ने 54 सीट्स जीती। सीएम बने विष्णुदेव साय, जो कि छत्तीसगढ़ के पहले ट्राइबल सीएम हैं। डिप्टी सीएम बनी अरुण साव बने और विजय शर्मा जी बने। मैस्कॉट चुनाव को क्या था छत्तीसगढ़ में? चुनाई चिराई। मिज़ोरम में 40 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जिसमें कि 39 सीट्स जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। और सबसे लीडिंग पार्टी जो कि जीती, ZPM पार्टी जीती और उन्होंने अपना सीएम बनाया लाल डुहोमा जी को। ZPM पार्टी को 27 सीट्स मिली। तेलंगाना में 119 सीट्स हैं, जिसमें कि कांग्रेस लीडिंग पार्टी के रूप में निकली और उसने 49 सीट्स जीती। और सेकेंड नंबर पे BHRS पार्टी रही। और सीएम बनाए गए अनुमुला रेवंत रेड्डी जी को। तो अगला टॉपिक है आर्टिकल 370 के ऊपर न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 70 को के फैसले को ठीक ठहराया, रद्द करने के फैसले को ठीक ठहराया। आर्टिकल 370 पार्ट 21 में था। 2019 में रामनाथ कोविंद जी, हमारे जो प्रेसिडेंट रहे थे पहले के, उन्होंने 369 आर्टिकल को अमेंड करके आर्टिकल 370 को हटा दिया, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। और कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दी कि साउथ अफ्रीका के जैसी ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, जो कि साउथ अफ्रीका में है। आर्टिकल 370 कब से इफेक्ट हुआ, फोर्स में आया था 1949 में। और नल एंड वॉइड कब कर दिया गया? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2019 को। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 2019 का रिप्लेस कर दिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 के। फिर हमारा दूसरा न्यूज़ है उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल कोलैप्स हो गई, जो कि 4.5 किलोमीटर थी। इसके अंदर हमारे कई सारे मजदूर भाई दब गए थे। ये टनल सिलक्यारा से डांडल गांव को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। ये 4 धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है।
इसको बिल्ड कर रहा है NHIDCL। ये गंगोत्री और यमुनोत्री की दूरी को 4.1 किलोमीटर तक रिड्यूस कर देगी। लद्दाख ने अपना 4th GI टैग हासिल किया, सी बकथॉर्न। यह लद्दाख का सेकंड फ्रूट है जो कि एक GI टैग हासिल कर लिया है। और इसके साथ साथ और 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला। पहले तो हम ये जान लें GI टैग कौन देता है। GI टैग देता है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री चेन्नई। और इसने अभी कुल मिला के 7 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया। राजस्थान के उदयपुर का कोफ्तगारी हैंडीक्राफ्ट को GI टैग मिला। बीकानेर के कशीदाकारी को GI टैग मिला। और तीसरा है बीकानेर के उस्ताद कला को GI टैग मिला। और जोधपुर के में बांधेज साड़ी को GI टैग मिला। गोवा के मांगकुर मैंगो को GI टैग मिला। और गोवन बेबिंका को भी GI टैग मिला। यूपी से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, यूपी के जालेसर मेटल क्राफ्ट को भी एक GI टैग मिला। तो इसके साथ साथ हम कुछ और GI टैग्स को भी जान लें जो कि जून में दिए गए थे। पहला है अमरोहा। अमरोहा की ढोलक को GI टैग मिला। बागपत से होम फर्निशिंग को GI टैग मिला। महोबा से गौरा पत्थर को हस्तशिल्प को GI टैग मिला। बाराबंकी के हैंडलूम को GI टैग मिला। कालपी के हैंडमेड पेपर को GI टैग मिला। मैनपुरी के तरकशी को GI टैग मिला था। और संभल में हॉर्न क्राफ्ट को GI टैग मिला। उसके बाद अगली न्यूज़ है नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023। इस बिल को पास किया गया सितंबर 29 में, जब प्रेसिडेंट जी ने इसको एसेंट दे दिया अपना। इसके अंतर्गत 33% रिजर्वेशन लोकसभा के में और स्टेट असेंबली के अंदर वुमेन्स को दिया जाएगा। और ये 128th अमेंडमेंट बिल था। इसको अपर हाउस में इंट्रोड्यूस किया अर्जुन राम जी ने, जो कि हमारे यहाँ के यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं। ये एक्ट जो है आर्टिकल 239A, जो कि दिल्ली का एक्ट AA 239AA को अमेंड करेगा। और 3 नए आर्टिकल्स को भी इंसर्ट करेगा ये एक्ट, जो कि पहला है 330A, दूसरा है 332A और आखिरी है 334A। तो हम जान ले कि 330A और 332 में भी क्या प्रोविजंस हैं। 330A और 332A में प्रोविजन में रिजर्वेशन की बात की गई है लोकसभा और स्टेट्स असेंबली में। 334A में सनसेट प्रोविजन की बात की गई है। इसके थ्रू अगले 15 साल में 15 ईयर्स में इस प्रोविज़न को इस रिजर्वेशन प्रोविज़न को ग्रेजुअली हम लोग को डिक्रीज़ करना है, क्योंकि रिजर्वेशन तो कोई ऐसी परमानेंट चीज़ नहीं है, ये टेम्परेरी चीज़ है। और आगे हम देखें कि SC ST में कैसे हम लोग एलोकेशन करेंगे सीट्स का। SC ST में बताया गया है कि उनकी 1/3 जो सीट्स होंगी वो वुमेन को दी जाएंगी।
उसी हिसाब से एलोकेशन होगा SC/ST में। और उसके अलावा दूसरी न्यूज़ हम पढ़ते हैं, 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉज आए हैं, जिसको इंट्रोड्यूस किया अमित शाह जी ने लोकसभा में। पूरा हमारा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा पुराना लॉ IPC 1860 है, जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो गया भारतीय न्याय संहिता में, और CRPC 1973 एक्ट जो था वो अब कहलाया जाएगा भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता। और तीसरा एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हम बोलेंगे भारतीय साक्ष्य बिल। तो हम लोग इसके अंदर भी प्रोविजंस के जान ले जो कि चेंजेस हुए हैं। पहला है भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले था IPC 1860। इसके अंतर्गत 356 प्रोविजंस होंगे, जिसमें कि सेक्शन 109 बताएगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में, सेक्शन 110 पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बताएगा, सेक्शन 111 ऑफेंस के बारे में बोलेगा रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्ट्स, सेक्शन 150 बात करेगा जो हमारे सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाएगा, उससे रिलेटेड। सेक्शन 302 स्नैचिंग से रिलेटेड के बारे में बात करता है। गैंग रेप इस एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट 20 इयर्स की हो गई है, इम्प्रिजनमेंट की, और या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि कैपिटल पनिशमेंट को दिया गया मॉब लिंचिंग के लिए, हो सकती है, और 7 ईयर की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है मॉब लिंचिंग में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। थोड़े और हम आखिरी जो बचा हुआ सेक्शन 69 को भी देख लेते हैं, जिसमें बोला गया डिसीटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्रिमिनलाइज किया गया आर्टिकल 69 के अंदर। और ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री जो कि IPC में था पहले 1860 के, जो कि अब हटा दिया गया, ओमिटेड कर दिया गया। ओमिटेड क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले 2018 में एक केस आया था, जिसमें जिसे जोसेफ सीने केस बोलते हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइज एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। और अगला चीज़ है जो हम देख लें कि इसमें अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैन को के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं है, इसको इंक्लूड ही नहीं किया गया। अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द मैन, इसके लिए कोई भी पेनल्टी नहीं है। और अगला प्रोविजन है कि इसने लीगलाइज कर दिया मैरिटल रेप को। तो अगला एक्ट पढ़ लेते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि पहले था CRPC 1972। इसके अंदर 533 सेक्शंस हैं। इसमें क्या है कि अब नया एक प्रोविजंस लाया गया कि विक्टिम को FIR की कॉपी विद इन 14 डेज में मिल जानी ही चाहिए। और 0 FIR का भी एक प्रोविजन लाया गया है इसके अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। 0 FIR भी हम लोग जान ले क्या है। 0 FIR क्या है कि हम किसी भी पुलिस स्टेशन में
किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी एफआईआर हम फाइल कर सकते हैं। आप चाहे जहाँ रहते हो, चाहे जहाँ क्राइम हुआ हो, कहीं भी पुलिस स्टेशन में फाइल कर सकते हैं। तो उसके जुरिडिक्शन में हो चाहे ना हो, आप फाइल कर सकते हो, तो आगे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा आपकी एफआईआर को, इसके अंदर जुरिडिक्शन है। तो आखिरी हम एक्ट पढ़ लेते हैं जो कि चेंजेस हुआ, वो है भारतीय साक्ष्य बिल, जिसके अंदर 170 सेक्शंस को लाया गया और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को भी एडमिसिबल कर दिया गया। अगली न्यूज़ है वायलेंस इन मणिपुर। वायलेंस हुआ मणिपुर में मेतीज और कुकीज़ के बीच में। जैसा कि ये जानते हैं कि ये दोनों एसटीज़ हैं, तो हम लोग को जानना ये भी ज़रूरी है कि हमारी एसटी कमिटीज़ कौन कौन सी हैं। एसटी कमिटीज़ पहली हम देखते हैं कि लोकुर कमेटी है 1965 की। फिर आई थी भुरिया कमेटी 2002 में, जो कि 5th शेड्यूल से रिलेटेड थी, और ट्राइबल लैंड रिलेटेड ये कमीशन बनाया गया था। फिर उसके बाद आई हाई लेवल कमेटी 2013 में, जिसको चेयर किया वर्जीनियस शाजा। अगली न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसके अंतर्गत लेजिस्लेटिव गवर्नर को लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक फाइनल अथॉरिटी के रूप में मान लिया गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली लेफ्टिनेंट गवर्नर अब अपॉइंट करता है हेड्स ऑफ बोर्ड्स और कमीशंस को। और इस एक्ट के अंदर एक नेशनल कमीशन, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो कि हेड करेगा सीएम, और उसके अंदर 2 अलग मेंबर्स होंगे, चीफ सेक्रेटरी होगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा। और एक प्रोविज़न है कि एलजी रिटर्न भी कर सकता है एनसीसीएसएस के रिकमेंडेशंस को, अगर वो उसको सही नहीं लग रहा है, कोई चीज़ डिस्प्यूट में है उसके पावर से रिलेटेड, और इस विषय में उसका डिसीजंस जो होगा वो फाइनल होगा। अगली न्यूज़ है आम आदमी पार्टी से रिलेटेड की। आम आदमी पार्टी अब हमारी नेशनल पार्टी बन चुकी है। तो हम अब ये देख लें कि हमारे यहाँ कितनी टोटल नेशनल पार्टीज़ हैं। टोटल हमारे यहाँ 6 नेशनल पार्टीज़ है। फर्स्ट है आम आदमी पार्टी, सेकंड है बीजेपी, तीसरी है बीएसपी, चौथी है कांग्रेस, पांचवी है एनपीपी, और छठी है सीपीआई मार्क्सिस्ट। अब हम ये भी देख लें कि क्या क्राइटेरिया है एक नेशनल पार्टी बनने का। ये क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है ईसीआई की पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन सिंबल्स 2019 हैंडबुक में। पहला क्राइटेरिया है कि 2% सीट्स लोकसभा में हो, कितने स्टेट से, 3 स्टेट से। दूसरा प्रोविज़न है 6% वोट्स होने चाहिए 4 स्टेट्स से पिछले लेजिस्लेटिव लोकसभा इलेक्शंस में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, और इसके साथ साथ 4 एमपी भी होने चाहिए लोकसभा से। और आखिरी प्रोविज़न है अगर वो पार्टी जो कि 4 की मैं नेशनल पार्टी बन जाऊं, वो 4 स्टेट से, 4 स्टेट से वो रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी हो, तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। और आज के लिए हम आखिरी न्यूज़ पढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें
असेंबली इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। असेंबली इलेक्शंस हुए हमारे पिछले कुछ महीनों में 3 स्टेट्स में, त्रिपुरा में, मेघालय में और नागालैंड में। त्रिपुरा में सीएम बने मानिक साहा जो कि बीजेपी से हैं, और मेघालय से बने कोनराड सांगमा, और नागालैंड से बने निफ्यू रियो। और आखिरी हम न्यूज़ आज की पढ़ते हैं जो कि रिलेटेड है प्रवासी भारतीय दिवस से। ये प्रवासी भारतीय दिवस 17th था, इंदौर में मनाया गया 9 जनवरी 2023 में। इसके चीफ गेस्ट थे मोहम्मद इरफान जो कि गोयाना से हैं, प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, चंद्रिका प्रसाद प्रेसिडेंट सूरीनाम के। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए एक वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।